Hey guys, my name is Avis Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 5th खत्म हो गया है। अब हम लोग मूव करने वाले हैं अपने चैप्टर 6 की तरफ। तो सर चैप्टर 6 क्या है हमारा? चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। जैसा कि आपको हेडिंग दिख ही रहा होगा, मेरे पीछे लिखा हुआ है चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स। तो इंट्रोडक्शन आने वाले हैं, इसके फर्स्ट वीडियो है तो उसी के साथ इंट्रोडक्शन ही आने वाला है। तो मैं चाहता अगर तो सारे इंट्रोडक्शन को एक ही पार्ट में समेट के आपको दिखा देता, जो कि 1 या 1.5 घंटा का होता। लेकिन क्योंकि कई सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर ऐसा नहीं करना है, हमारे बारे में भी कुछ सोच लीजिए, थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाया कीजिए जो कि देखने में सुविधाजनक होगा और हम लोग पार्ट उसको कंप्लीट करते चलेंगे। तो ठीक है, आप सबके ही लिए जो मैंने वो बड़ा वीडियो बनाया उसको अलग अलग पार्ट में या 2 पार्ट में या तो हो सकता है 3 पार्ट में मैं उसे डिलीवर कर दूँ, है ना। तो आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है इसी वीडियो से। जितने भी इसमें पार्ट होंगे, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, आपको प्लेलिस्ट में या तो मेरे चैनल पे दिख जाएगा, है ना। तो ठीक है सर, हम लोग अपना पहले फर्स्ट स्टार्ट जो भी पार्ट फर्स्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स हैं, तो फिक्स इसमें लाइन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और डेफिनेटली एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक से मैं इसे स्टार्ट करने वाला हूँ। जिस बच्चे को इसका अ भी नहीं आता, मतलब ABCD भी नहीं आता, वो भी बच्चा सीख लेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से आपको पढ़ा दूंगा और ऐसा कि सर हाँ चलो हो गया, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक जाना मेरा काम है। ठीक है सर। तो बिना घबराए हुए आपको यहाँ देखना है और विश्वास करना है अपने टीचर के ऊपर में, है ना। आप एक बार देख के देखो लेक्चर, अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट में लिख देना अच्छा नहीं है सर, तो मैं अपने आप पे और काम करूँगा, है ना। अगर अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करना मत भूलना, है ना। तो ठीक है सर। तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर में फर्स्ट टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं सर, वो है पॉइंट के बारे में। काफ़ी बच्चों को पता होगा कि ये पॉइंट क्या चीज़ है, ये पॉइंट क्या भला है भला, ये पॉइंट क्या चीज़ है। बहुत बचपन से सुनते आ रहे पॉइंट 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 पॉइंट। ओके सर, इसके डिफिनेशंस की बात करें तो हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि अलोकेशन अलोकेशन इन स्पेस इन स्पेस which is which is represented by any dot, या आर डॉट भी लिख सकते हो आप, या तो एनी डॉट आर कॉल्ड पॉइंट्स। ठीक है सर, आपने क्या लिख दिया डेफिनेशन में? तो मैंने कहा अगर कोई स्पेस, यहाँ भी देखो बहुत सारा स्पेस खाली है। अगर कोई स्पेस में किसी एक लोकेशन को हमें अगर डिनोट करना है तो हम एक पॉइंट से करते हैं, एक हम डॉट से करते हैं, और ये डॉट है हमारा, यही सर पॉइंट कहलाता है। बात को समझो। अगर कोई स्पेस में किसी एक छोटा लोकेशन को हमको डिनोट करना हो और उसे हम एक डॉट से अगर दिखा रहे हैं तो ये डॉट है हमारा, वही एक पॉइंट कहलाता है। और पॉइंट के बारे में खास बातें हैं जो आपको लिखनी बहुत ज़रूरी हैं। एक नोट समझ लो कि अ पॉइंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हमेशा याद रखना, कैपिटल लेटर। सर जो एक पॉइंट होता है, अगर हमको इसको डिनोट करना है तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही करना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई पॉइंट है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसा कुछ पॉइंट्स हैं, हमें इसे डिनोट करना है तो इसे हम कैपिटल लेटर में ही करेंगे। इसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल B से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ना। हाँ समझ में आ रहा है। और यही सारे जो डॉट आपको दिख रहे हैं जो कि एक स्पेस में किसी एक लोकेशन को दर्शा रहा है, यही हमारा पॉइंट कहलाता है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। अब जो सर सेकेंड टर्म है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा सर लाइन। कि सर लाइन क्या होता है? अब काफ़ी बच्चों को लाइन में और लाइन सेगमेंट में अंतर नहीं पता। वो लाइन को और लाइन सेगमेंट को सेम समझते हैं। अरे ये वीडियो देखने के बाद आपका जो क्लियर है, क्या बोलते हैं, डाउट है, वो क्लियर हो जाने वाला है ना। तो समझो पहले कि मैं क्या डिफिनेशन लिख रहा हूँ और उसको कैसे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सर लाइन क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखो, ऐसे डिफिनेशन लिखते हैं कि अ लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर। कि सर एक जो लाइन होता है वो बस वन डायमेंशनल फिगर ही होता है, उसमें बस वन डायमेंशन ही होता है। आप ये मत पूछना कि सर डायमेंशन क्या है। डायमेंशन मतलब कि अगर कोई रेक्टेंगल के डायमेंशन पूछ ले तो रेक्टेंगल में लेंथ होते हैं और ब्रेथ होते हैं, वही उसके डायमेंशन हो जाते हैं। अगर कोई क्यूब का डायमेंशन पूछ ले तो उसमें सर लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वो तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? डायमेंशन ही कहलाने वाले हैं, है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशन क्या होता है। लेकिन जब हम लोग लाइन की बात करते हैं तो ये बस इनमें एक ही डायमेंशन होता है जो कि स्पेशली आपको लेंथ होता है। लाइन में ओनली लेंथ।
आपको लाइन में ओनली लेंथ देखने को मिलेगा, लाइन का कोई विड्थ नहीं होता है, ऐसा कहा गया है, ठीक ना, हमारे मैथ में। तो अ लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर, ओनली लेंथ रहता है इसमें, है ना। और ऐसा लिख सकते हैं विच इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन बोलो या तो सेट बोलो ऑफ पॉइंट्स। बात को रिलेट करना, मैं क्या बता रहा हूँ, बात को रिलेट करने वाली बात है यहाँ पे, कि एक लाइन जो होता है वो वन डायमेंशनल का होता है। मतलब लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, देख रहे हो, ऐसा एक लाइन होता है जिसके दोनों साइड में एरो होता है, आप समझ जाना, ऐसा एक लाइन जिसके दोनों साइड में एरो है वो हमारा लाइन कहलाता है ना, है ना। तो लाइन जो होता है बस एक डायमेंशनल होता है, बस इसमें आपको लेंथ ही देखने को मिलेगा, इसका विड्थ नहीं होता है, बात दिमाग में रख लो। और एक लाइन जो होता है ना, बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं उसके कलेक्शन से बनता है, ऐसा मैं कहूँ उसके सेट से बनता है। तो देखो, अगर बहुत सारे पॉइंट में एक जगह ऐसे करके लिखो, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे करते 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 यहाँ तक आओगे, तो देखो एक लाइन जो बनता है इन्हीं सारे पॉइंट से मिलके बनता है। तो बहुत सारे पॉइंट से अगर मिलके कोई लेंथ बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन। और लाइन में हमेशा याद रखना, लाइन के दोनों तरफ आपको एरो देखने को मिलेगा। और ये मालूम है आपको, ये एरो क्या मतलब कि दर्शाने की कोशिश कर रहा है, ये बोल रहा है जिस साइड एरो आपको दिखे उस साइड ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक आगे बढ़ेगा, ये उधर आगे बढ़ेगा और इधर आगे बढ़ेगा। आप लोग ज़िंदगी में कभी भी लाइन को मेज़र नहीं कर सकते, आप लोग ज़िंदगी में कभी भी लाइन को मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन जो होता है ना वो इनफाइनाइट लेंथ का होता है। जैसे कि मैंने यहाँ दिखा दिया, पर दोनों साइड एरो लगा हुआ है तो वो उस साइड भागेगा, ये इधर भागेगा। ब्रह्मांड में अगर चारों तरफ लाइन खींच भी देना तब पर भी वो पूरा नहीं होने वाला है, वो आगे बढ़ता ही रहेगा, इन्फिनाइटली वो बढ़ता रहता है। तो इसके बारे में एक पॉइंट होता है कि ऐसा लिख सकते हो आप कि लाइन इज एक्सटेंड टू इन्फिनाइटली, इन्फिनाइटली, ठीक है। एक लाइन जो होता है सर वो इन्फिनाइटली बढ़ता रहता है, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ना। तो इधर से बढ़ेगा क्योंकि आपको एरो इस साइड भी है और एरो इस साइड भी है, तो इधर भी बढ़ेगा और वो उधर भी बढ़ेगा। आई थिंक बात समझ में आ रही है आपको, पॉइंट क्या है वो क्लियर हो गया होगा, लाइन क्या है वो क्लियर हो गया होगा। और एक आखिरी बात जो कि मैंने आपको लाइन के बारे में बताने वाला, अगर कोई लाइन दिया हुआ है, मान लेते हैं ये लाइन दिया हुआ है, इसका कुछ नाम तो होगा, हाँ सर होगा, इसका नाम ए बी है। अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना है कॉपी में छोटा सा, तो सर ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका नाम ए बी है लाइन का नाम। और इस ए बी के ऊपर में एक छोटा सा लाइन आप ड्रॉ कर दोगे, छोटा सा, एकदम छोटा सा, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये जो हुआ सर ए बी मैंने ऐसे लिखा, ऐसे जो मैंने लिखा है वो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो कहीं पे ऐसा देखना कि कोई अल्फ़ाबेट वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके ऊपर में सर ऐसे करके लाइन बना हुआ है जिसके दोनों साइड आपको एरो दिखेगा, तो समझ लेना ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है सर। क्योंकि ये जो बोर्ड है भर चुका है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जो टर्म्स आने वाले हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना, ठीक। ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा कि सर पॉइंट क्या होता है और समझा भी पॉइंट क्या होता है और लाइन क्या होता है, ठीक ना। अब जो नेक्स्ट टर्म है जो कि हम पढ़ने वाले हैं वो है सर रे क्या होता है। ये सारा टर्म इससे पहले आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके होंगे, पर आजकल के बच्चे याद कहाँ रख पाते हैं, आगे पढ़ते हैं पीछे भूलते हैं। पर ऐसा पढ़ो जो कि याद रहे और उसको रिवीजन करते रहो। भूलने का एकमात्र नौ तरीका है कि आप रिवीजन करते रहो, अगर चाहते हो कि ना भूले तब। भूलना चाहते हो तो चाहते हो कि मेमोरी आपका जो कि 2 GB का है, सर 128 GB का नहीं, 2 GB का ही है, फिलहाल 2 GB का ही है, तो वो ना भरे तो डिलीट करते चलते हो और आगे पढ़ते चलते हो। ऐसा मत करो, अपने मेमोरी को थोड़ा एक्सपेंड करो। 128 GB या तो 264 कितना आता है वहाँ तक लेके जाओ और जितना हो सके उसमें ज्ञान भरते चलो कि उड़ाने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। हाँ सर ठीक है, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, फिलहाल हम लोग आते हैं रे पे। सर ये क्या है ना। तो हम इसका रे का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इट इज़ अ, या तो आप रे लिखो या तो बोलो इट बोलो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। ये जो रे है सर वो लाइन का ही एक पार्ट है। अब कैसे पार्ट है मैं आपको आगे बताऊंगा। विच हैव विच हैव वन एंड पॉइंट एंड अदर पॉइंट इज एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली। मैंने क्या लिखा
मैंने लिखा है कि सर रे जो होता है ये लाइन का ही एक पार्ट होता है, जो कि जिसका एक साइड होता है वो सर एंड पॉइंट होता है, और जिसका दूसरा साइड जो होता है वो सर एक्सटेंड करता रहता है इन्फिनाइटली। अब कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, लाइन ऐसा होता है जिसके दोनों साइड में आपको एरो होता है, तो हम बोल सकते हैं ये एक लाइन है। हाँ सर, लाइन बोल सकते हैं। अगर इस लाइन में से सर ये पार्ट को हम लोग ने रब कर दिया, इतना पार्ट हटा दिया, तो आप जो ये फिगर आपको दिख रहा है, आप जो ये फिगर दिख रहा है, ये लाइन का ही एक पार्ट है तो लाइन का ही पार्ट, जिसका सर एक साइड में पॉइंट हो गया, मतलब कि यहाँ से मैंने हटा दिया तो इस साइड तो एंड पॉइंट हो गया, लेकिन एक साइड एरो लगा ही हुआ है। आप एरो लगने का मतलब होता है, एरो लगने का मतलब एक ही होता है, ये एक्सटेंड करेगा कहाँ तक, ये एक्सटेंड करेगा इन्फिनाइटली, पर एक साइड इसका स्टॉप रहेगा। एक साइड तो बच्चा स्टॉप है, एक एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर तो स्टॉप है, बड़ी साइड से बढ़ते चलेगा। तो आप समझ गए कि एक रेज जो होता है लाइन का एक पार्ट होता है, जिसका एक साइड इन पॉइंट होता है और एक साइड एरो होता है, जो कि सर एरो ये दर्शाता है कि वो वहाँ से एक्सपेंड करता जाएगा। तो आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही है। अब सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अगर इसका नाम मैं ओ ए रखूँ, हमसे पूछे इसको आप रिप्रेजेंट करके बताओ, तो सर हम लिखेंगे ओ ए, और उसके ऊपर में एक छोटा सा एरो हम लोग ड्रॉ कर देंगे, एरो ऐसे, जिसका एक साइड में इन पॉइंट होगा और ये तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ऐसे लिखेंगे। आप अच्छा से, हाँ सर है। तो आप जैसा कि देख रहे हो मैंने छोटा सा रे इसके ऊपर में ए बी ओ ए के ऊपर में ड्रॉ कर दिया, तो इस सर ऐसी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। बताओ बातें समझ में आ रही है? हम्म? हाँ सर। अब जो इसके बाद वाला है सर वो है सर लाइन सेगमेंट। सर ये तो पढ़ाया था आप नहीं बच्चे, मैंने आपको लाइन पढ़ाया था, ये लाइन सेगमेंट है। मैंने कहा था काफ़ी बच्चे इसको सेम समझते हैं, पर आपको सेम नहीं समझना है क्योंकि आप इधर पढ़ रहे हो। सर इधर का, इधर मतलब अपने चैनल पर यहाँ लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है, पहले डिफिनेशन पे गौर करेंगे फिर समझाने पे फोकस करेंगे, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन कि इट इज़ अ इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन। क्या बात कर रहे हो सर, ये भी लाइन का ही पार्ट है? हाँ, ये लाइन सेगमेंट जो है लाइन का ही पार्ट होता है। आगे देख लो, विच हैव विच हैव टू विच हैव टू इन पॉइंट्स। अब जो लाइन सेगमेंट है लाइन का ही पार्ट होता है, जिसका बस दो एंड पॉइंट होता है। अब वो कैसे होता है, लाइन का पार्ट कैसे है, मैं आपको वो समझा दूँ। अच्छा ये बताओ, ये क्या, ये किस चीज़ का फिगर है? तो आप तो देखते ही समझ जाओगे कि दोनों साइड एरो लगा हुआ है। सर ये एक लाइन है। अब मैं इस लाइन को अब इस लाइन में से इतना पार्ट मैं निकाल लूँ, इतना पार्ट को मैं निकाल लूँ, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये देखो, इसके दोनों साइड में एंड पॉइंट है। अब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों साइड में एंड पॉइंट, उसी को बोलते हैं सर लाइन सेगमेंट। या तो मैं ऐसा बोलूँ, एक ऐसा लाइन जिसके दोनों साइड में आपको एंड पॉइंट हो, उसको बोलते हैं सर लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जो होता है सर वो लाइन का ही पार्ट होता है, जिसके दोनों तरफ आपको एंड पॉइंट देखने को मिलते हैं, और एंड पॉइंट ये दर्शाता है कि वो लाइन वहाँ पे खत्म है। मतलब कि लाइन सेगमेंट को हम लोग कॉपी पे, बोर्ड पे कहीं भी दर्शा सकते हैं, कितना भी लेंथ का हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये नहीं बढ़ेगा, ये खत्म है, इतना ही दूर में रहेगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो सर ये 6 सेंटीमीटर ही रहेगा, अब ये नहीं बढ़ने वाला है। पर एक लाइन को कभी भी कॉपी या किताब पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता, आपको दिखाने के लिए ऐसा कर दिया गया। पर दोनों साइड एरो है तो वो भागेगा। हमको यहाँ पे बस मतलब है सर लाइन सेगमेंट से हम वही समझा रहे थे। इसके लिए लाइन को ड्रॉ करने की जरूरत थी, इसलिए मैंने किया था। इसको हटा दें, मेन आप इस पर फोकस करें कि लाइन सेगमेंट पार्ट होता है लाइन का ही, जिसका दोनों साइड में आपको एंड पॉइंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि 6 सेंटीमीटर हो गया। इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, देखो। तो ए बी के ऊपर, इसका नाम ए बी है ना, तो ए बी के ऊपर में एक लाइन खींच देना ऐसे करके, जिसके दोनों साइड में एंड पॉइंट है। नहीं दिख रहा है ना एंड पॉइंट, पर होता है। अगर एरो होता है तो एरो दिखता है, अगर नहीं होता है तो वो इंडिपेंडेंट ही होता है। तो समझ गए आप लोग, रिप्रेजेंटेशन सीख गए हो, आपको पॉइंट पता है, आपको लाइन सेगमेंट पता है, आपको लाइन पता है। अब क्या चाहिए आप सबको? सर अभी भी बहुत कुछ, बात तो सही है, अभी बहुत कुछ। तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया, एक बार रिकॉल कर लें। क्या पॉइंट सीखा हमने कि सर पॉइंट क्या होता है, किसी भी स्पेस में एक लोकेशन को दर्शाने के लिए डॉट का यूज करते हैं, उसी को पॉइंट बोल देते हैं हम लोग। पॉइंट को कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर हमको उसके बाद बारी आई सर लाइन की। सर लाइन क्या है? जो लाइन जो होता है वो वन डायमेंशनल फिगर होता है, बस लाइन में जो लेंथ ही होता है, ब्रेथ नहीं होता।
लाइन में बस लेंथ ही होता है। और लाइन जो होता है सर वो बहुत सारे पॉइंट से मिल के बनता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हमने पढ़ा था। अब ये डिजिटल बोर्ड्स में, ये जो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा दूँ कि कैसे रिप्रेजेंटेशन किया था, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो, है ना। थोड़ा सा मजबूरी इधर। और बात करें फिर उसके बाद, तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सर रे क्या होता है। तो रे एक लाइन का ही पार्ट होता है, जिसका एक साइड हमने रब कर दिया, मतलब उतना पार्ट उससे निकाल लिया, एक साइड का पार्ट हटा दिया, तो सर ये कुछ ऐसा दिखने लगा, जिसके एक साइड में एंड पॉइंट होता है और एक साइड में आपको एरो दिखता है, जो कि ये दर्शाता है कि यहाँ पे रुका हुआ है, पर एक साइड इन्फिनेटली बढ़ेगा। तो आपने रे समझ लिया गया है। अब फिर लाइन सेगमेंट हमने समझा, लाइन सेगमेंट भी लाइन का ही पार्ट होता है। अगर लाइन में से बीच का पार्ट निकाल लें तो वो सर लाइन सेगमेंट कहलाता है हमारा, जिसका दो दो इन पॉइंट होता है। दो इन पॉइंट दर्शाता है कि ये लाइन आप आगे नहीं बढ़ेगा, उसका लेंथ फिक्स है। लाइन सेगमेंट का लेंथ हमेशा फिक्स रहता है। लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स लेंथ बट लाइन हैज नॉट अ फिक्स लेंथ। ये पॉइंट को भी आप कॉपी में लिख सकते हो। तो आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आती है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इससे नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर भी आप यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए इसके, ठीक है। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया अच्छी तरह से और समझ भी लिया, मुझे पता है। तो नेक्स्ट टर्म पर हम लोग डिस्कशन करने वाले थे, और वो नेक्स्ट टर्म है हमारा कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या है? कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स एंड, सर एंड कहाँ लगा दी, आगे देख लो। नन कॉलिनियर पॉइंट्स, नन कॉलिनियर पॉइंट्स, दोनों को एक झटके में ही समझ लेंगे सर। एक झटके में, हाँ एक झटके में, ये अलग चीज़ है और ये इधर का ये अलग चीज़ है। दोनों को एक झटके में समझ लेने वाले हम लोग। अब डिफिनेशन से एक झटके में समझने वाले हैं। तो डिफिनेशन क्या है सर, वो तो बता दो। हाँ वही बात है, डिफिनेशन की तरफ फोकस कर लेते हैं। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई इन अ, क्या लिखेंगे, इन अ सेम लाइन, देन, या तो कॉमा ला के देन दे आर, यहाँ पे दे डिनोट कर रहा है पॉइंट्स को, दे आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब मैंने डिफिनेशन क्या लिखा है, देखो मैं जो डिफिनेशन बनाता हूँ या बताओ आपको ढूंढ के देता हूँ, वो बहुत ऐसे बनाता हूँ जो कि आप डिफिनेशन अगर खुद से भी पढ़ते हो ना, अगर आपके सामने टीचर भी नहीं है फिर भी आप उसे पढ़ के पूरे तरीके से समझ जाओगे कि सर डिफिनेशन में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ठीक है, देखते हैं पहले डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। आपको मैंने कहा कि सर कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो मैंने लिखा कि इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट। इफ, यदि तीन और तीन से अधिक पॉइंट एक सेम लाइन पे हैं, यदि तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक सेम लाइन पे हैं, तब उस पॉइंट्स को बोलेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर नहीं है तो उसे बोलेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। मान लेते हैं एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। मैंने कहा तीन या तीन से अधिक, दो नहीं हो सकता, तीन या तीन से अधिक ही होना चाहिए, तो मैंने तीन ले लिया। अब देखो तो ये तीन लाइन क्या सेम, ये तीन पॉइंट क्या सेम लाइन पे है? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, क्या ये तीन पॉइंट सेम लाइन पे है? तो हाँ सर। अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट जो है सर ये सेम लाइन पे आ रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स को बोलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। बातें समझ में आ रही है सबको? यहाँ पे मैंने तीन पॉइंट्स का एग्जांपल लिया, आप हो सकता है चार पॉइंट्स का भी आप एग्जांपल ले लो, ले लो एक, या तो पाँच का ले लो, दो का, तीन, चार, पाँच। हमने पाँच पॉइंट का एग्जांपल लिया। अब देखते हैं ये सेम लाइन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हाँ सर सही बात है, एक सेम लाइन पे आ रहा है, एक सेम लाइन पे आ रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स को बोलेंगे हम सर कॉलिनियर पॉइंट्स, जो कि सर एक सेम लाइन में आ जाए तो ऐसे पॉइंट्स कहलाएंगे कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब अगर वो सेम लाइन पे नहीं आए, यहाँ पे आखिरी में लिखा हुआ है अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर वो सेम लाइन पे नहीं आए तो उसे बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूँ तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ऐसे हैं कि पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। तो देखो तो
3 पॉइंट ऐसे हैं क्या जो कि सेम लाइन पे हैं, या 3 से अधिक भी हो सकता है तो चलेगा? तो नहीं सर, यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट्स को मिलाएं भी तो एक लाइन पे बढ़ से बढ़ 2 ही पॉइंट आ रहा है, 2 से अधिक नहीं आ पा रहा है। देख, तो ये ऐसे पॉइंट्स ही आपको नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या हो जाएगा? नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अभी तक सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर कॉलिनियर पॉइंट किसे बोलते हैं और नॉन कॉलिनियर पॉइंट किसे बोलते हैं। तो रिकैप करने की ज़रूरत है? नहीं सर, कोई ज़रूरत नहीं है, आपने समझा दिया कि कॉलिनियर पॉइंट्स क्या, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या है। फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग आगे में डिस्कशन करने वाले आगे के टर्म्स। ठीक है, ठीक है सर। अब जो नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सर हमारा एंगल्स। अब हम लोग जाने वाले सर एंगल्स क्या है और कैसे है, सारा चीज़ जान लेंगे एंगल्स के बारे में, एकदम बेसिक से जानने वाले। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर का चीज़ बता दूंगा और नीचे वाला चीज़ छोड़ दूंगा, और ऐसे बच्चे जो कि नीचे वाला चीज़ उन्हें नहीं आता है वो फंस जाएंगे। ऐसा नहीं है, सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल से बताया जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है, आप वीडियो शुरू से देखते आ रहे हो और आपको पता चल गया होगा कि सर ये सर कैसे पढ़ाते हैं और कैसे बता रहे हैं सवाल सब। ठीक, तो ठीक है सर, आप जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एंगल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एंगल्स। कि एंगल्स क्या कैसे होता है और कैसे बनता है, कैसे नाम लिखते हैं, किस चीज़ में डिग्री सॉरी किस चीज़ में मेज़र करते हैं, सारा चीज़ हमको बताने वाला है। ठीक है, हाँ सर। अगर कोई एक पॉइंट है जिसका नाम ओ है, इस पॉइंट से 2 रे निकल रहा है, फिलहाल तो 2 ही निकल रहा है, फिलहाल तो सर 2 ही रे निकल रहा है। और इस रे का नाम भी है, यहाँ पे ए लिख दो, इसका बी लिख दो। ठीक है, एक पॉइंट था ओ और जिससे 2 रे निकल रहे थे, यहाँ पे और यहाँ पे 2 रे निकल रहे हैं, इसका नाम ओ ए है और ओ बी है। तो सर ये जो बीच की दूरी है, ये जो बीच की दूरी आपको दिख रही है, ये जो आपको झुकाव दिख रहा है, ये दोनों डंडी के बीच में जो झुकाव दिख रहा है, इसी को सर एंगल बोलते हैं, इसी को सर एंगल बोलते हैं। अब ये कितने डिग्री का है वो तो मेज़र करने से ही मालूम चलेगा। और मेज़र कैसे करते हैं हम लोग? प्रोटेक्टर लेके, ठीक ना, और कंपास से बनाते हैं अलग अलग एंगल्स को। हाँ सर, ये सब बेसिक बात है, हमें पता है। तो आपको ये भी मालूम होगा कि सर ये जो पॉइंट है जहाँ से ये दोनों रे निकल रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सर इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? वर्टेक्स। ओके, हाँ ठीक। और सर ये जो 2 रे निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं? ये एंगल का ये दोनों साइड है, ये दोनों बाँ हैं, उसको बोलते हैं सर आर्म्स। क्या बोलते हैं? आर्म्स। ये भी आर्म है और ये भी आर्म है। तो कोई पूछ दे इस एंगल में आर्म्स क्या है, तो आप बोल सकते हो ओ ए आर्म्स है और ओ बी आर्म्स है। और पूछ दे कोई वर्टेक्स क्या है तो बता देना ओ वर्टेक्स है। अब सर इसमें बात आई कि एंगल लिखेंगे कैसे, अब एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन बता दो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई टीचर हमसे पूछ लेता है ये बात, हमें नहीं आता रहता है। ये बहुत शर्म की बात है जो आपको अभी तक नहीं आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन। देखो एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एंगल को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 तरीके। सर बताया कहाँ आपने? हाँ वही बात है, अभी बताने वाला हूँ क्या 3 तरीके हैं वो। तो 3 तरीकों में से पहला तरीका है कि एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, हाँ सर हो तो रहा है, एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। हमें पता है कि अगर हमको ये एंगल का नाम लिखना है तो बीच में कौन सा है, ये एंगल में वर्टेक्स में क्या लिखा हुआ, इस एंगल के वर्टेक्स में क्या है सर? ओ है। तो अगर इस पॉइंट से 2 ही रे निकल रहा है जिस पे एक ही एंगल बन रहा है, तो डायरेक्ट इसका नाम एंगल ओ लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ सर। और सर और क्या लिखा जा सकता है? दूसरा मेथड क्या है? दूसरा तरीका है आप एंगल को लिखने का, आप ऐसे लिख सकते हो एंगल ए ओ बी, मतलब इस एंगल का नाम लिखेंगे तो ए ओ बी ऐसा लिख सकते हैं, इसके अंदर में ये एंगल आ रहा है, मतलब ए ओ बी के अंदर में ये एंगल आ रहा है। ठीक है ना। और थर्ड तरीका क्या है? थर्ड तरीका है एंगल बी ओ ए। बी ओ ए हमने पहली बार एंगल ए ओ बी लिया था, अब दूसरी बार बी ओ ए ले लिया, अभी भी तो इसी के अंदर का ही आ रहा है एंगल। हाँ सर ठीक है। आपने एक बार डिनोट किया होगा कि यहाँ पे तो डायरेक्ट एंगल ओ लिखा गया, क्योंकि ये पूरा एंगल ओ था तो एंगल ओ लिखा गया। अब यहाँ भी बीच में ओ है और यहाँ भी बीच में ओ है सर, ऐसा का है? तो क्योंकि ये एंगल ओ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए बीच में ओ है। खास करके देखो, ध्यान से देखो, हमने बस ए ओ बी लिखा और फिर दूसरे में ही बी ओ ए लिखा, साइड का हमने आपको इंटरचेंज कर दिया, पर बीच में जो एंगल था, जो जेन्युइन एंगल है हमारा एंगल ओ, वही बीच में है। तो आपको समझ में आ गया होगा
या तो आप एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करो, डायरेक्ट नाम लिख के। ऐसे रिप्रेजेंट तब कर सकते हो जब उस पॉइंट से बस एक ही एंगल बन रहा हो, इस पॉइंट से बस एक ही एंगल बन रहा हो, तो आप डायरेक्ट एंगल ओ लिख सकते हो। अगर इसी पॉइंट से अगर कुछ कुछ इस तरह से हैं कि एक पॉइंट है बीच में और यहाँ से इतने सारे रे आपको निकल रहे हैं, 4 रे निकल रहे हैं, तो इस पॉइंट से देखो आपको 3 एंगल बन रहे हैं, तो इस केस में बीच में ओ लिखा हुआ है, तो आप इस केस में एंगल ओ नहीं लिख सकते बच्चे, एंगल ओ नहीं लिख सकते। इस केस में आपको या तो इस मेथड का यूज करना पड़ेगा या तो इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। हम लोग अभी एग्जाम्पल के साथ एंगल लिखना सीख ही लेते हैं। चलिए, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम रख दो बी, ए सी है और डी है। बताओ, इसमें एंगल्स का हमको नाम लिखना है। अच्छा, अब बस इसी एंगल का नाम बताओ लिख के, इस एंगल को, ये सब भूल जाओ अभी, इस एंगल का नाम बताओ। तो सर ठीक है, इस एंगल को डायरेक्ट एंगल ओ तो हम लोग नहीं लिख सकते, ये तो आपने बता दिया, हाँ बता दिया, मतलब इन दोनों, ये दोनों तरीका बच गया लिखने का। तो इस एंगल को या तो आप सी ओ डी लिख लो या तो डी ओ सी लिख लो, बात बराबर है। तो ठीक है सर, हमने सी ओ डी ही लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या ऐसे नहीं लिखना है तो डी ओ सी कर लो, क्या कर लो, डी ओ सी कर लो। पर देख रहे हो कि दोनों केस में बीच में ओ है, क्योंकि वर्टेक्स हमारा ओ है, इस एंगल का वर्टेक्स हमारा क्या है, ओ है, इसीलिए बीच में हमेशा ओ है। बात को ध्यान में रखना। तो इस एंगल को लिखने का तरीका दो हो सकता है, सी ओ डी लिखो चाहे डी ओ सी लिखो। अब बीच वाला एंगल अगर हमको लिखना है तो आप बी ओ सी लिखो चाहे सी ओ बी लिखो, बात बराबर है, हाथ से बराबर है। अब ये थर्ड एंगल है, इसको ऐसे लिखो, ए ओ बी लिखो चाहे बी ओ ए लिखो, बात बराबर है। हाँ सर, बात बराबर है, हमने समझ लिया कि सर क्या कैसे और एंगल कैसे लिखा रहा है। ठीक है, एंगल सीख लिया आपने, एंगल्स में वर्टेक्स क्या होता है, आर्म्स क्या होता है, एंगल्स कैसे बनते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ आपको मालूम हो गया होगा। पर एंगल्स को मापते कैसे हैं, किस चीज़ में एंगल को मापा जाता है, तो आप लोग यहाँ पे एक नोट पढ़ने वाले हो अब एंगल के बारे में। सर क्या है वो नोट, कि एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री। डिग्री, एंगल को हम लोग सर डिग्री में आपको मेजर करते हैं। सर ये दोनों साइड में आप क्या निकालती हो, ये आपको दिखा रहा है कि इसके एंगल में सियोरिटी के साथ इसके अंदर में देखो क्या लिखा हुआ है, डिग्री। ये सिंबल होता है आपको डिग्री का। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ये एक एंगल है, क्या है सर, ये एक एंगल है जो मान लेते हैं सर 30 है, कितना है 30। तो 30 इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेकिन इसको मेज़र कैसे करेंगे, तो इसको 30 डिग्री, डिग्री ऐसे ऊपर में दिखाते हैं। तो अगर 30 डिग्री लिखना हो तो ऊपर में लिखाते हैं, 60 लिखना हो फिर भी ऊपर में लिखाएंगे, 90 हो कुछ भी हो, लेकिन डिग्री हमेशा देख लो नंबर्स के ऊपर में साइड में लिखाता है। तो समझ गए कि कहाँ डिग्री का सिंबल आता है और डिग्री का सिंबल होता क्या है, तो ऐसा दिखता है। ठीक है, मैं इसमें से जो फालतू चीज़ है वो रब कर दूँ, आप लोग एग्जाम्पल समझ ही गए होंगे कि सर क्या कैसे लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, और एक दो छोटा सा बात है जो कि मुझे पता है कि काफ़ी स्टूडेंट को आता होगा, पर क्योंकि एक डाउट रह जाता है मन में कि क्या स्टूडेंट को आता है या नहीं आता है, इसके लिए मैं लिखा ही दूंगा आपको। ठीक, तो सर वो डाउट है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ये समझते हैं हम लोग पहले, फिर एक और टर्म है इसी बोर्ड पे, इसी हम लोग स्लाइड पे समझ लेंगे इसको। तो पहला टर्म है इंटीरियर ऑफ एन एंगल, एंगल का इंटीरियर मतलब अंदर वाला हिस्सा। जैसे कि एक एंगल यहाँ पे है कुछ इस तरह से है, इस एंगल का नाम क्या है बताओ तो, आप ही को बताना है इस एंगल का नाम क्या है, सोचो क्या नाम है। हमारा ये एंगल हुआ और ये एंगल का नाम क्या है, सर इसका नाम हम डायरेक्ट एंगल ओ भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ए ओ बी भी लिख सकते हैं और बी ओ ए भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, कोई एक ही लिखना है, सारा नहीं लिख देना, ठीक है, एक ही लिखना। तो सर ए ओ बी हमने एंगल का नाम चुना। अब ठीक है, एंगल ए ओ बी ये है, आपको बताना है इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर ऑफ एंगल ये दर्शाता है कि एंगल के अंदर में जितना स्पेस, ये सारा इतना दूर का स्पेस, ये आपको इंटीरियर ऑफ एन एंगल हुआ। मतलब कि अगर इस एंगल के अंदर में कोई पॉइंट्स आपको दिख जाए, ये सब पॉइंट्स देखो, सब एंगल के अंदर में, ए पॉइंट बी सी डी, आपको जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं सब एंगल के अंदर में है, तो इसको बोलेंगे सर इंटीरियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे ए हो गया हमारा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इंटीरियर पॉइंट्स, अंदर वाले पॉइंट्स हैं इंटीरियर पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है कि सर अगर एंगल के अंदर में जो पॉइंट्स बन रहे हैं उसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, अब एक छोटा सा टर्म और है, अगर स्पेस यहाँ पे है तो मैं आपको नीचे बता दूँ, मैं तो साइड में कहीं पे बता दूँ। ठीक है, तो ये आप समझ गए सर इंटीरियर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है। हाँ सर, हमने समझ लिया। अब एक आखिरी बात रह गया, वो समझ लो, यहाँ पे बताने की कोशिश तो मैं कर ही सकता हूँ। क्या, एक आखिरी है कि सर एक्सटीरियर ऑफ ए पॉइंट, एक्सटीरियर
ऑफ एन एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ये बोलते हैं एंगल के बाहर होगा चीज़, एंगल के बाहर होगा चीज़ को दर्शा रहा होगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई एंगल्स है यहाँ पे, ठीक है। चलो इसका नाम बताओ, पहले सीखना सीखना, धीरे धीरे हम लोग सीखते भी चलेंगे आगे। एंगल का नाम बताओ सर। इसका नाम हम दे सकते हैं पी ओ क्यू या क्यू ओ पी या एंगल ओ, तो जो लिखना लिखो। मुझे तो अच्छा लगता है पी ओ क्यू लिखना, आपको क्या अच्छा लगता है आप वो भी लिख सकते हो। तो ठीक है सर, हमने एंगल का नाम लिखा पी ओ क्यू एंगल, क्योंकि ओ से ये दोनों रे निकल रहा है, वर्टेक्स हमारा ओ है तो ओ हमेशा बीच में रहेगा। ये बेसिक चीज़ें आपको क्लास 6-7 से बताना स्टार्ट कर दिया होगा आपके टीचर सब ने, ठीक है। तो पी ओ क्यू हमने एंगल का नाम लिखा। अब एंगल का नाम लिखा वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं कि सर एक्सटीरियर ऑफ एंगल आप समझा रहे थे, हाँ ठीक है। मतलब एंगल के बाहर वाला चीज़, तो एंगल ये एंगल के अंदर का चीज़ हो गया, ये एंगल का इंटीरियर हो गया। अब एंगल का एक्सटीरियर हो गया, इसको छोड़ के अंदर वाला छोड़ के पूरा जो पूरा यहाँ पे जगह दिख रहा है वो सब एंगल के एक्सटीरियर का जगह है। मतलब कि इस एंगल के बाहर अगर कोई पॉइंट्स है, यहाँ मान लेते हैं यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसका नाम है ए, इस पॉइंट का नाम बी, इसका नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी। अब एंगल के बाहर है, देख लो एंगल के अंदर तो है नहीं। अगर अंदर आता है तो उसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स, अगर एंगल के बाहर मिल जाए तो उसको बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट ए है, कॉमा बी है, कॉमा सी है, कॉमा डी है, इतना भयंकर कॉमा सर कैसे दे सकते हो आप सही है। ए बी सी जो पॉइंट्स हैं आर एक्सटीरियर पॉइंट्स, ये हमारे सर एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं। बातें समझ आ रही। तो सर आपने एंगल समझा, कैसे डिनोट करते हैं वो समझा, कैसे मेजर करते हैं वो समझा, एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझा, आर्म्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, फिर समझा हमने इंटीरियर ऑफ एंगल, एंगल के अंदर का चीज़, फिर समझा हमने एक्सटीरियर ऑफ एंगल, एंगल के बाहर होगा चीज़। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म के साथ। ओके हाँ सर ठीक है, ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा होगा और समझा भी होगा। अब जो नेक्स्ट टर्म है, जैसा कि मैंने कहा था डिस्कशन करने वाले हैं, तो वो टाइप्स ऑफ एंगल होगा हमारा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारा है सर टाइप्स ऑफ एंगल। क्या है वो? टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब एंगल्स के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो मेनली जो है इस चैप्टर में आपको पढ़ना है वो 6 टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने हैं फिलहाल इस चैप्टर में, जो मेनली हैं आपको। तो ऐसा मैं लिख दूँ क्या? 6 टाइप्स, ठीक है। जिनमें से पहला टाइप है हमारा, पहला टाइप है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल नाम तो सुना ही होगा, एक्यूट एंगल का नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ सर नाम तो सुना सुना लग रहा है, समझ में नहीं आता। देख लो डाउट पूरा तरीके से क्लियर हो जाने वाला है आपका। ओके हाँ सर ठीक है। तो सर एक्यूट एंगल क्या होता है? तो ठीक है, एक फिगर मैं आपको ड्रॉ करके पहले बताता हूँ, इस तरह का। दिख रहा है? फिर इसका कुछ नाम दे देते हैं इस एंगल का, ठीक है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? अगर मान लो ये एंगल को हमने एक्स मान लिया, ये एंगल को हमने सर एक्स मान लिया, ठीक है। मतलब कि ए ओ बी जो एंगल है हमने उसको एक्स मान लिया है। तब आप देखो, अब एक्यूट एंगल एक ऐसे एंगल होते हैं सर, वो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है पर वो सर 90 डिग्री से छोटा होता है। अब ये जो बातें हैं, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर वो जो एक्यूट एंगल्स होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे इसको फिलहाल एक्सलेट किया है, तो एक्यूट एंगल जो होंगे कभी भी वो हमेशा 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे। तो इस तरह के एंगल्स आपको एक्यूट एंगल में आते हैं, जैसे कि 65 डिग्री, 67 डिग्री, 89 डिग्री, 78 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, बस 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो इस तरह के एंगल को बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल, है ना। जैसे कि आप इसको मेजर करोगे तो अप्रॉक्स 30 या 35 आएगा, है ना। तो ये भी आपको एक्यूट एंगल के श्रेणी में ही आता है ना। अब जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ एंगल होने वाला है सर, वो है ऑब्ट्यूज एंगल। नहीं, एक काम करते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है। आपने राइट एंगल तो सुना ही होगा, हाँ सर सुने। और इसका जो एंगल बनता है वो तो गजब का बनता है सर, वो एल शेप का रहता है। कैसा रहता है वो सर? वो एल शेप का रहता है, कुछ इस तरह से, देख रहे हो? हाँ, नाम लिख ले। हाँ सर जरूर, आप ही का बोर्ड है, जो कीजिए, वो भी बात है। और सर जो राइट एंगल होता है वो हमेशा एक ही चीज़ बोलता है, भैया हम तो हमेशा 90 डिग्री के रहेंगे, ना ही कम ना ही अधिक। तो राइट एंगल बोलता है सर 90, मतलब 90, थप्पा लग चुका है इस पर 90 का।
अभी हमेशा 90 है। मान लेते हैं ये एंगल एक्स है, अभी 90 को हटाते हैं और मान लेते हैं ये एंगल एक्स है। क्या है सर? ये एक्स डिग्री का एंगल है। तो जो राइट एंगल होता है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, मतलब एक्स बराबर 90 डिग्री। ये हमेशा बात गांठ मान लो कि राइट एंगल जो होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के ही होते हैं, नहीं कम नहीं अधिक। 90 मतलब 90। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक। जो थर्ड टाइप ऑफ एंगल हम लोग पढ़ने वाले होंगे सर, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल सर, ये ऑब्ट्यूस एंगल क्या बोला है देख लो, समझ में आ जाएगा। एक्यूट एंगल, एक्यूट सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल का जो फिगर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, देख लो कितना अतरंगी फिगर है सर। ये तो बहुत दूर में फैला हुआ है। हाँ फैला तो हुआ है, इसलिए तो ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक। अब मान लेते हैं ये जो एंगल है ए ओ बी, इसको हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं। अगर एक्स डिग्री है मान लेते हैं हमारा, तो ऑब्ट्यूस एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो कि यहाँ पे एक्स है। तो एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो कि सर 90 से तो बड़ा होता है, 90 से तो बड़ा होता है, पर सर 180 से छोटा होता है। ये बात को ध्यान में रख लो बच्चे, ये बात को ध्यान में रख लो कि ऑब्ट्यूस एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो कि सर 90 से तो बड़ा होता है पर 180 से छोटा होगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 91 डिग्री, क्योंकि 90 से बड़ा है। 94, 95, 179, क्योंकि 180 से छोटा है ना। हाँ, तो 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे वो सारे सारे आपको ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जब इसको भी आप लोग कीजिएगा मेजर, तो ये भी 90 से बड़ा ही आएगा और 180 से छोटा ही आएगा। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। तो आपको ये तीनों एंगल समझ में आते होंगे। एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और 3 टाइप और बची उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके हाँ सर ठीक है। ठीक है सर, 3 तरह और बाकी रह गया था, उसे भी तुरंत देख लेते हैं ना। हाँ सर ठीक है। वो जो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ एंगल है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट एंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले सर? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये तो आपने सुना ही होगा, बताओ। हाँ सर सुना तो है पर याद नहीं है, तो ठीक है देख लो। इसका फिगर कुछ इस तरह से बनता है, इसका एक ही फिगर ही बनता है, ये डायरेक्ट। ये लो सर, ये आपने क्या कर दिया? अरे भाई साहब यही है, जो है तो यही है, ऐसा ही बनता है स्ट्रेट एंगल हमारा। हाँ, एक वर्टेक्स है हमारा ओ, जिसे दो रे निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है एक इधर, मतलब अपोजिट साइड में रे निकल रहे हैं हमारे, और बीच में जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है भैया, ये वाला इतना बड़ा वाला, ये वाला 180 डिग्री का, यही हमारा होता है सर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का एक ही मतलब होता है, सीधा साधा मतलब। स्ट्रेट एंगल बोलता है मैं 180 रहूँगा, मतलब 180 रहूँगा। ये 90 की तरह ही ढीठ है, जैसे 90 बोलता था मैं 90 रहूँगा, 90 रहूँगा। ये बोलता है मैं 180 रहूँगा, 180 रहूँगा। तो ये 180 ही रहता है, ना छोटा ना बड़ा, 180 ही रहता है। तो ठीक है, फिलहाल 180 को हम लोग रब करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं ये एक्स डिग्री कितना है, एक्स डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल बोलता है कि एक्स जो होगा सर वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा, ना ही कम ना ही अधिक। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब जो हमारा सर फिफ्थ एंगल है, अब जो हमारा सर फिफ्थ एंगल है वो है रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल बहुत बार ये चैप्टर में यूज होने वाला है, इस पर कई सवाल जो आते हैं सर वो उसमें रिफ्लेक्स एंगल पूछेगा ही पूछेगा आपसे। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जो कि मज़ेदार सवाल होते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें सर आपको रिफ्लेक्स एंगल आएगा ही आएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है हम लोग वो समझ लेते हैं। ये मक्खी भी, ठीक है, फिलहाल यहाँ ध्यान दे लेते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है सर? जो रिफ्लेक्स एंगल है कुछ इस तरह से बनता है, जैसे कि एक एंगल है मान लेते हैं, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, एंगल तो दिख रहा है। इसका नाम कुछ दे लें? हाँ सर नाम दे लीजिए। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब ये जो हमारा एंगल है ए ओ बी, ये दिख रहा है आपको। अब आपसे कोई पूछेगा सर कि सर रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो सर आपसे ऐसे पूछेगा, आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि डायरेक्ट रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, नहीं, किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो जैसे ए ओ बी, यहाँ पे एंगल का नाम बताओ, तो सबको बोलेंगे सर एंगल का नाम ए ओ बी है। क्या है एंगल का नाम बच्चे? एंगल का नाम यहाँ पे ए ओ बी है। तो आपको ए ओ बी का रिफ्लेक्स पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे? रिफ्लेक्स पूछेगा ए ओ बी का। तो ए ओ बी का रिफ्लेक्स का सीधा सीधा एक ही मतलब होता है, जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछता है उस एंगल को 360 में से निकाल के फेंक दो। बात समझ आए? नहीं सर बात समझ में नहीं आए, एक बार देख लो। ये पॉइंट है, आपको पता है इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है वो 360 होता है। हाँ सर ये बात तो हमें पता है। और रिफ्लेक्स एंगल ये बोलता है कि जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ पे ए ओ बी का पूछ रहा है, तो इस पूरा में से जो कि 360 डिग्री है उसमें से आप ए ओ बी निकाल दो धक्के मार के। तो जो भी एंगल हमारा निकल के आएगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। किसका सर? तो एंगल ए ओ बी का रिफ्लेक्स होगा।
मतलब कि जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछेगा 360 में से उसको धक्के मार के निकाल देंगे। मान लेते हैं ये ए ओ बी हमारा 30 डिग्री है, कितना है बच्चों मेरे 30 डिग्री है। तो अगर हमसे रिफ्लेक्स पूछा ए ओ बी का तो 360 में से हम लोग ए ओ बी को निकाल देंगे, मतलब कि 360 में से हम लोग डायरेक्टली 30 डिग्री निकाल देंगे तो 330 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल कितना हो गया ए ओ बी का रिफ्लेक्स एंगल हो गया हमारा 330 डिग्री। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि सर रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा तो समझ गए तो ये बताओ, ये बताओ पी ओ क्यू, यहाँ पे पी ओ क्यू का रिफ्लेक्स एंगल क्या है? क्या है बताओ? तो सर पी ओ क्यू को छोड़ के जो बाहरी का एंगल ये वाला, ये हुआ सर रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आ रही है हमें आप? ठीक है, ओके नेक्स्ट बढ़े। हाँ सर, एक एंगल और रह गया है, मैंने काफ़ी घिना दिया यहाँ पे, है ना? छोड़ दूँ या आगे बढ़ूँ नेक्स्ट स्लाइड पे? एक आखिरी एंगल बाकी रह गया है, कंप्लीट एंगल, सिर्फ तुरंत पढ़ेंगे, इसके बाद ही पढ़ने वाले थे हम लोग। तो मैं साइड में बता दूँ क्या, स्क्रब कर दूँ? हैं, इसी स्लाइड बता देता हूँ, काहे ला झूठ मूठ का स्लाइड चेंज करना है ना। इसे आप लिख लो, इसे आप लिख लो। इसका मेन चीज़ जो कि मैंने लिखा ना, जो कि मैंने शायद अभी नहीं लिखा है, वो लिख लो कि जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं हमारे, मान लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल एस डिग्री था वहाँ पे, तो हमेशा वो 180 से बड़ा होगा और सर 360 से छोटा होगा। ये बात हमेशा रखना कि जो सर रिफ्लेक्स एंगल है, जो कि हमने यहाँ पे एक्स लेट किया रिफ्लेक्स एंगल को फिलहाल, तो वो हमेशा 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। तो एंगल इसी के बीच में आने वाले हैं हमारे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। जो आखिरी टाइप ऑफ एंगल है हमारा 6 टाइप, आखिरी कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, सर ये कंप्लीट एंगल क्या चीज़ है? अगर एक एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, दिख रहा है सर? ये आपने क्या लिख दिया, ये आपने क्या लिख दिया? देखो बीच में वर्टेक्स हुआ करता है और उसके दोनों साइड एरो होते हैं, या तो दो गो एरो निकलता है तब बीच में एक एंगल बनता है। हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स तो दिख रहा है पर ये दोनों जो एरो है, ये दोनों जो रे है, एक के ऊपर एक लाइक कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तब जो एंगल फॉर्म होता है। तो आपको पता है एक रे से दूसरे एंगल तक जो डिस्टेंस होता है वही हमारा एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे सर एक रे यहाँ पे, दूसरा रे यहाँ पे है, तो ये पूरा एंगल रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी कंप्लीट एंगल कहलाएगा क्या? माफ करना मैंने बीच में कभी रिफ्लेक्स बोल दिया हो तो, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है कि अगर यहाँ पे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो पूरा घूम के हमने यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो रे है वो एक के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, एक के ऊपर एक है, बोल सकते हैं एक के ऊपर एक लेयर बना हुआ है। तो ये जो पूरा एंगल आपको दिख रहा है कंप्लीट एंगल होता है, जो कि सर कंप्लीट एंगल का माप होता है सर 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल बोलता है कि सर मैं 360 ही रहूँगा, ना ही कम ना ही अधिक, 360 माने 360। जैसे कि राइट एंगल बोलता था मैं 90 रहूँगा, स्ट्रेट एंगल फिर बोला मैं 180 रहूँगा, तो सर ये कंप्लीट एंगल बोल रहा है मैं हमेशा 360 ही रहूँगा। तो मान लेते हैं ये 360, अभी मैं यहाँ से रब कर दूँ, इसको मैं एक्स डिग्री मान लूँ, तो कंप्लीट एंगल ऐसा बोलता है मेरे बच्चों कि जो एक्स है हमारा वो सर डायरेक्ट 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री ही होता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक दो और टर्म बताया, इसके बाद ये वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट ख़त्म कर दूंगा, फिर हम लोग सेकंड पे मीट करने वाले, मतलब मिलने वाले हैं। ओके हाँ सर ठीक है, देख लो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर लेते हैं हम लोग अब, ठीक है। ठीक है सर, वो जो नेक्स्ट टर्म है जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सर हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। इसका रोल बहुत अधिक है इस चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स में, काफ़ी सवाल इसके ऊपर बेस्ड भी आते हैं आपको, है ना। तो देखते हैं हम लोग सर कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, बारी बारी से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है सबको? ओके तो ठीक है, देखो कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। डिफिनेशन में लिखता हूँ फिर समझाऊंगा, इजी डिफिनेशन आपके लिए मैंने बनाया है। टू एंगल्स whose sum is 90 degree, whose sum is 90 degree are called complementary angle। ठीक है सर, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे दो एंगल्स, कोई भी एंगल हो सकता है, ऐसे दो एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री आ जाए तो वो दोनों एंगल को बोलेंगे हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं।
तो सर अगर मान लेते हैं एंगल ए हमारा 40 डिग्री है और एंगल बी हमारा 50 डिग्री है, और हमसे कोई ऐसा पूछ दे बताओ एंगल ए और एंगल बी कम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या, तो आप लोग डायरेक्ट इसका सम कर लेना, एंगल ए जोड़ एंगल बी कर लेना और देखना 90 आ रहा है क्या। तो 40 जोड़ 50 बराबर 90, देख लो। हाँ सर आ तो रहा है, तो यस ए और बी क्या है हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बात समझ में आ रही है। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिसका सम 90 हो उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके हाँ ठीक। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, पहले मैं डिफिनेशन लिखूंगा। तो टू एंगल्स whose sum is 180 degree are called supplementary angle। बातों को समझो, ऐसे दो एंगल्स जिसका सम 180 डिग्री हो वैसे एंगल को बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो ही एंगल हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो लेना पड़ेगा। मान लेते हैं एंगल ए सर हमारा 50 डिग्री है और एंगल बी जो है हमारा सर 130 डिग्री है, और आपसे कोई क्या पूछेगा कि बताओ ये दोनों एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्या, तो आप आंख बंद करके सर आंख बंद करके दिखेगा कैसे, ठीक है, आंख खोल के कर लेना, आप डायरेक्ट इसका सम कर लेना, एंगल ए जो एंगल बी कर लेना। तो करोगे एंगल ए है 50 डिग्री, एंगल बी है 130 डिग्री, जोड़ दोगे, माफ़ करना यहाँ पे इस वस्तु होगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो अगर 180 डिग्री आ रहा है तो यस ये दोनों एंगल्स क्या है आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसा भी सवाल कुछ एक और नोट की तरफ लिखना चाहते हो तो लिख लो। मैं साइड में लिखाता हूँ, पहले मैं लिखाऊंगा कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, फिर मैं लिखाऊंगा नोट सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट ये दोनों एंगल को आपस में मिक्सअप कर लेते हैं, उल्टा सोच लेते हैं। कभी कभी कोई स्टूडेंट बोलता है सप्लीमेंट्री 90 है, कभी कोई बोलता है कम्प्लीमेंट्री 90। तो ऐसा नहीं करना, आपको मिक्सअप नहीं करना, आपको दिमाग में ये पूरा क्लियर कट रखना है। कम्प्लीमेंट्री मतलब 90, सप्लीमेंट्री मतलब 180। बात समझ में आ रही है। हाँ सर समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ अब सर वो नोट क्या है वो बताइए। अगर एंगल ए हमारा ऐसा दिया है सर, एंगल ए बराबर 50 डिग्री, तो सर एंगल ए अगर 50 डिग्री है तो एंगल बी अगर फाइंड करना है तो सर वो क्या होगा। और यहाँ पे हमको दे रखा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये चीज़ गिवन रहेगा आपको कि एंगल ए और एंगल बी क्या है आपस में कम्प्लीमेंट्री, सी ए लिखा हुआ है, जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा सी ए मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, की एंगल ए और एंगल बी आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और एंगल ए 50 डिग्री दे रखा है तो एंगल बी निकालना है, तो कैसे निकालोगे। तो क्योंकि ये दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो एंगल बी अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो एंगल लिखोगे डायरेक्ट, एंगल बी बराबर 90 में से आप एंगल ए माइनस कर दोगे, तो जितना भी डिग्री निकल के आएगा जो कि 40 निकल के आया तो वो हमारा क्या हो गया सर बी का वैल्यू हो गया। तो आप कैसे, अगर एक एंगल दिया है दूसरा एंगल पूछ रहा है और वो दो एंगल आपस में कम्प्लीमेंट्री है तो 90 से माइनस करके निकाल सकते हो। सेम केस इसमें होता है बच्चों कि अगर मान लो एक एंगल ए दे रखा है 130 डिग्री, आपसे पूछ नहीं 130 नहीं तो सेम हो जाएगा, 110 डिग्री दे रखा है एंगल ए, आपसे पूछ रहा है एंगल बी क्या है बताओ। और यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये गिवन रहेगा। पूछेगा एंगल ए इतना है, बी बता दो क्या है। आपको पता है एंगल ए और बी का सम होता है 180 डिग्री क्योंकि आपस में कम्प्लीमेंट्री है। तो अगर डायरेक्ट एंगल बी हमको निकालना है तो डायरेक्ट 180 में से एंगल ए माइनस कर देंगे सर, जो कि है हमारा 110 डिग्री, तो निकल के आएगा 70 डिग्री। बात समझ में आ रही है। हाँ सर ठीक है। और बहुत सारे ढेरों सारे इसके ऊपर में कंसेप्ट होते हैं जो कि हम लोग जब सवाल करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ओके हाँ सर ठीक है। फिलहाल की ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया सर, काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है, तो ये वीडियो ही हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, है ना। आशा करते हैं मैं सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट भी कर सकते हो, अगर आया है तो आपको पता है अप्रिशिएट करना नहीं भूलना आपको, है ना। हाँ सर ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।